हेलो गाइस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एक्सप्लेन द प्रीवियस ईयर। इनकम अर्नड इन द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड टू टैक्स इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। एक्सप्लेन दिस रूल एंड थ्रो लाइट ऑन द एक्सेप्शन। इसमें ये क्वेश्चन कहता है आपको प्रीवियस ईयर को समझाना है, एक्सप्लेन करना है, और जो भी आपने इनकम कमाई थी पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर पे, उस पर आप टैक्स क्यों लगाते हो असेसमेंट ईयर पे। आपको इस बात को भी समझाना है, इस रूल को आपको एक्सप्लेन करना है और इस एक्सेप्शन पे आपको लाइट डालनी है, मतलब इस एक्सेप्शन को आपको समझाना है। अब इसका आंसर, प्रीवियस ईयर। इन सिंपल वर्ड्स, द ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड और रिसीव्ड इज कॉल्ड द प्रीवियस ईयर। द प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर। अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं या सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जिस ईयर पे आप इनकम कमाते हो हम उसे ही प्रीवियस ईयर कहते हैं। जिस ईयर पे आपने इनकम रिसीव की है या अर्न की है उसे ही प्रीवियस ईयर बोला जाता है। और प्रीवियस ईयर को दो नामों से और जाना जाता है, फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर। लेकिन इनकम कमाना और इनकम का टोटल करना दोनों अलग अलग चीज होती है। इनकम आप कमाते प्रीवियस ईयर पर जरूर हो, लेकिन जो इनकम है उसका जो टोटल होता है वो असेसमेंट ईयर पे होता है, मतलब ठीक प्रीवियस ईयर के बाद वाले साल पे। तो आप जो आपने प्रीवियस ईयर पे इनकम कमाई है आप उसका टोटल असेसमेंट ईयर पे करते हो, मतलब ठीक प्रीवियस ईयर के अगले साल पे। According to Section 3 of Income Tax Act, the financial year immediately preceding the assessment year is called the previous year, since the assessment year starts from 1st April every year. Therefore, the period of 12 months up to date immediately preceding, that is 31st March, is called the previous year. For example, meaning of previous year relating to the assessment year 2017-18 for the period of 12 months from April 2016 to March 31, 2017. It is also worth meaning here that only one previous year is considered for all sorts of income. इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एक बात कही गई है, फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जो ठीक असेसमेंट ईयर से पहले वाला ईयर रहा हो, और उसे ही हम प्रीवियस ईयर भी कहते हैं। प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर एक ही है। प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर वो ईयर हैं जिसमें आप इनकम कमाते हो, असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिस पर आप टैक्स लगाते हो। जो आपने पिछले साल इनकम कमाई थी प्रीवियस ईयर पे, उस ईयर की इनकम पे आप जब टैक्स लगाओगे उसे ही आप असेसमेंट ईयर बोलते हो। असेसमेंट ईयर पे आप टैक्स कंप्यूट करते हो प्रीवियस ईयर की इनकम पे और आप उस पर टैक्स लगाते हो। ये जो असेसमेंट ईयर होता है ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक का जाता है, मतलब जो इसका पीरियड होगा वो 12 मंथ का होगा। और इसका हमेशा जो पीरियड रहता है वो 12 मंथ का ही रहता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक का जाएगा। और प्रीवियस ईयर भी वैसे तो 12 मंथ का ही होता है, वो भी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे प्रीवियस ईयर हो सकता है 12 मंथ से कम का भी हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप पहली बार कंपनी स्टार्ट करते हो सकता है आपने कंपनी 1 अप्रैल को स्टार्ट ना की हो सकता है आपने कंपनी 1 जुलाई को स्टार्ट की हो। तो इसमें आपने देखा आपने कम से कम आपके पास जो पीरियड है वो सिर्फ 10 मंथ का है। आपने यहाँ पर 12 मंथ नहीं लिए, आपने सिर्फ 10 मंथ यहाँ पर लिए हुए हैं। 10 मंथ का आपका प्रीवियस ईयर है जिसपे आपने इनकम कमाई है। तो प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है कि हर बार 12 मंथ का ही हो, कभी कभी स्पेसिफिक सिचुएशन में वो 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। वैसे तो नॉर्मल तौर पर 12 मंथ का ही रहता है, लेकिन जैसे अगर आप बिजनेस खड़ा कर रहे हो या बिजनेस आप बंद करने वाले हो तो बिजनेस जरूरी नहीं है कि आप लास्ट 31 मार्च को ही बंद करो। हो सकता है आपने पहले बिजनेस बंद कर दिया, तो उस कंडीशन पे भी जो आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 10 मंथ से कम का हो सकता है। और जो प्रीवियस ईयर होता है वो ठीक असेसमेंट ईयर से पहले वाला ईयर होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे 1 अप्रैल 2016 से 30 मार्च 2017 आपका प्रीवियस ईयर है, और ठीक उसके बाद वाला ईयर 1 अप्रैल 2017 से 30 मार्च 2018 आपका असेसमेंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से पहले वाला ईयर होता है और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के बाद वाला ईयर होता है। ये बात याद रखना। Although taxpayer can keep their accounts according to the financial year, Diwali year, Dashera year, calendar year, etc. as per their convenience, but all the taxpayer have to prepare their account for income tax only for the period from 1st April to 31st March. Will have to in case of new business or in case of new source of income coming into existence from the date on which the new business started or the date on which the new source of income comes into existence till the end of the financial year. The period of the date itself will be considered as the previous year. For example, if the taxpayer starts his business on 1st October 2016, then his previous year will be from 1st October 2016 to 31st March 2017 only. इसका मतलब ये है, अगर टैक्सपेयर चाहता है वो अपनी इनकम का हिसाब किताब फाइनेंशियल ईयर पे रखना चाहता है, वो अपनी इनकम का हिसाब दिवाली ईयर पे रखना चाहता है, वो अपना हिसाब किताब दशहरा का बनाना चाहता है, तो वो बना सकता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते हैं टैक्स पेयर अगर ये सब बनाता है तो बनाए, अपनी इनकम का हिसाब अगर वो दीपावली पे करना चाहता है तो करे, अगर दशहरा पे करना चाहता है तो करे, लेकिन उसको एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा जो कि होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च का। और
उसी के हिसाब से उसकी इनकम पर टैक्स लगेगा। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की इनकम पर ही टैक्स लगेगा। जो असेसमेंट ईयर पे टैक्स कंप्यूट किया जाएगा वो होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का, ना कि दिवाली ईयर का, ना दशहरा ईयर का। वो दिवाली पे बनाना चाहता है तो अपने लिए अलग से हिसाब बना सकता है, लेकिन 1 अप्रैल से जो 31 मार्च के बीच में इनकम आई है उसी पे टैक्स कंप्यूट होगा, इनकम टैक्स वाले कहते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो या आपकी अभी अभी कोई नई इनकम एग्जिस्टेंस में आई है, अभी अभी कोई आपकी नई इनकम एग्जिस्टेंस में आई है, या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, मान लेते हैं कि जो आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया वो 1 अक्टूबर 2016 में किया। इसका मतलब ये है जो उसका एंड होगा 31 मार्च 2017 में होगा, जो प्रीवियस ईयर आपका एंड होगा वो 31 मार्च 2017 में होगा। मतलब आपने जो इनकम कमाई सिर्फ 6 मंथ के लिए कमाई, तो आपकी 6 मंथ की इनकम पे ही टैक्स लगेगा, ना कि आपकी 1 अप्रैल से टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपने अगर बिजनेस ही 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया है तो 1 अप्रैल से कहाँ से टैक्स लगाओगे? मतलब आपका जो 6 महीने की आपने इनकम कमाई है सिर्फ उसी पे टैक्स लगेगा। अगर आप बिजनेस नया नया स्टार्ट करते हो या आपकी कोई इनकम नई नई एग्जिस्टेंस में आती है, तो इस सिचुएशन पे आपका प्रीवियस ईयर हो सकता है 12 मंथ से कम का हो। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद है जनरल रूल। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर ओनली। Exception to general rule. Normally, tax is levied on the income of the previous year only in the assessment year, but there are some exceptions to this rule. In the following cases, the taxpayer is taxed in the year in which the income is earned. Therefore, India and the assessment year are the same. इसमें एक जनरल रूल बताया गया है। जनरल रूल कहता है जो भी आप प्रीवियस ईयर पे इनकम कमाते हो उस पर जो टैक्स लगता है वो असेसमेंट ईयर पे लगता है, और ये जनरल रूल हमेशा एप्लीकेबल रहता है। हमेशा ऐसा ही होगा कि जो आप प्रीवियस ईयर पे इनकम कमाओगे उस पर जो टैक्स लगेगा वो असेसमेंट ईयर पे ही लग जाएगा। लेकिन कुछ इस जनरल रूल को लेकर कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन कहते हैं कि आप जो भी इनकम कमाओगे प्रीवियस ईयर पे उस पर जो टैक्स है वो प्रीवियस ईयर पे ही लग जाएगा। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसपे जो भी आप इनकम कमाते हो उसका जो टैक्स है उसी साल लग जाता है जिस साल आप उस इनकम को अर्न करते हो। मतलब आपने जिस साल इनकम कमाई होगी वो टैक्स भी उसी साल लग जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर पे ही लग जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शन होते हैं हम नीचे पढ़ेंगे। इसमें जो कंडीशन बताई गई है, पहली कंडीशन है इनकम फ्रॉम ट्रेड बाय सी वेजल्स ऑफ नॉन रेसिडेंट। सेक्शन 172 7.5% of the amount received or receivable for such goods by non-resident leader carrying goods, animal, mail passengers, etc. from an Indian port is taxable income of ship owner and is charged to tax in the year in which it is acquired, provided the ship owner has no agent in India. Before the ship department or the owner of the ship should make such arrangements so that the payment of tax and return of income is submitted to the government within 30 days. Finance Act 2008 has provided that the assessment of such a person should be completed within 9 months from the end of the previous year. तो पहला पॉइंट कहता है, मैं आपको इसे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर कोई फॉरेनर व्यक्ति है, नॉन रेसिडेंट है, जो बाहर के देश से आया है हमारे देश में व्यापार करने, वो हमारे देश से कुछ सामान ले जाना चाहता है, गुड्स ले जाना चाहता है। हो सकता है वो एनिमल भी ले जाए, हो सकता है वो मेल ले जाए या पैसेंजर ले जाए। उसे यह सब ले जाने के लिए एक जहाज की जरूरत पड़ती है। तो अगर वो जहाज में ये इन सबको ले जा रहा है तो उसे एक शिप ऑनर को भी हायर करना पड़ेगा, जो जहाज का मालिक है वही तो जहाज लेकर आएगा और इनका ये सामान एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर करेगा, मतलब हमारे देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करेगा। तो अगर वो ट्रांसफर कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ इनकम भी दी जा रही होगी। तो जो भी उसे इनकम मिल रही है उसका जो 7.5% है वो उसे गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। शिप ऑनर को गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, और उसे ये टैक्स जो है 30 डे के अंदर अंदर देना पड़ेगा। बिकॉज अगर वो एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर कर रहा है सामान को तो हो सकता है वो वापस आए ना, वो भाग जाए। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि तुम्हें 30 डे के अंदर अंदर हमें टैक्स के रूप में जो भी तुम्हें इनकम आ रही है उसका 7.5% देना होगा। और ये तब होता है जब उसका कोई एजेंट भी इंडिया में ना हो। जो शिप ऑनर है अगर उसका कोई एजेंट भी इंडिया में नहीं है तो इस सिचुएशन पे तो उससे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टैक्स वसूल लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो आए ना आए हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर उससे टैक्स वसूल लेते हैं, वो भी 9 महीने के अंदर अंदर। उससे कहते हैं कि आपको अपनी इनकम का असेसमेंट हमें देना होगा, मतलब आपको अपनी इनकम का कॉम्पिटिशन करके हमें 9 महीने के अंदर अंदर देना पड़ेगा कि आपकी पूरी इनकम है कितनी, जो आपको बाहर से पैसा आता है वो कितना आया है आपको, और उसी पे आपका टैक्स लग जाएगा 7.5% का, और उसे आपको 30 डे के अंदर अंदर सबमिट करना होगा, फिर आप इस सामान को ले जा सकते हो। तो पहला पॉइंट यही कहता था। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, सेक्शन 174। If it appears to the assessing officer that a person has left India on or before the end of the current assessment year called the previous year, may leave India and he does not intend to return to India, income tax is charged on the total income of such person in the previous year in which he is leaving India. अगर असेसिंग ऑफिसर मींस इनकम टैक्स ऑफिसर को ये लगता है कि कोई व्यक्ति प्रीवियस ईयर के एंड होने से पहले पहले
देश को छोड़ना चाहता है और उसका कोई इरादा नहीं है कि वो दोबारा इस देश में लौटकर आएगा, मतलब उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो दोबारा रिटर्न होने वाला है इंडिया में, तो ऐसी कंडीशन पे उसकी टोटल इनकम पे टैक्स लगा दिया जाता है, वो भी प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर। इससे पहले कि वो देश को लीव करे उसको टैक्स को पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसके बाद थर्ड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और आर्टिफिशियल पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और इवेंट। सेक्शन 174A, दिस रूल हैज बीन implemented from the assessment year 2004 or 5. If it appears to the assessing officer that an association of person or artificial person has been formed for a particular purpose and is going to be dissolved within the current previous year, the assessing officer may up to the date of dissolution tax is assessed on the total income in the current previous year itself. मैं इसका मतलब आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल पर्सन आपस में एक ग्रुप बनाते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए, इनका एक स्पेसिफिक पर्पस है। मान लेते हैं ये दीपावली पे काम कर रहे हैं, ये दीपावली का सामान बेचना चाहते हैं और जो दीपावली का सामान है वो दीपावली खत्म होने तक ही बिकता है। अगर दीपावली खत्म हो गई तो उसके बाद ये सामान बिकना बंद हो जाता है। तो मतलब ये जो इनने ग्रुप बनाया है ये कुछ स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए बनाया है और ये कुछ ही समय तक चलेगा। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि ये जो बिजनेस करने वाले हैं ये कुछ ही समय तक चलेगा और उसके बाद ये बिजनेस बंद हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर खत्म होने से पहले पहले इनने जो भी उस बिजनेस से टोटल इनकम कमाई होगी उस पर टैक्स लगा देते हैं ताकि इनसे टैक्स वसूल लिया जाए, वो भी करंट प्रीवियस ईयर पे और बिजनेस बंद होने से पहले, मतलब बिजनेस डिसॉल्व होने से पहले। और ये जो रूल इंप्लीमेंट हुआ था ये 2004 और 5 में इंप्लीमेंट हुआ था कि किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई बिजनेस सेटअप किया जा रहा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल पर्सन के द्वारा, तो उनका बिजनेस बंद होने से पहले पहले उस पर उनकी इनकम पर टैक्स लगा देना चाहिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग टैक्स, सेक्शन 175। If a person transfer his property to another person for the purpose of saving tax, then in such a situation the tax is assessed in the current previous year itself. इसका मतलब ये है अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है किसी दूसरे व्यक्ति को ताकि वो टैक्स से बच जाए, ताकि वो अपनी टैक्स को सेव कर ले। मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास एक जमीन थी, उसने आधे साल उस पर काम किया और उसने उससे काफी पैसा कमाया, लेकिन उसके बाद वो उस प्रॉपर्टी को बेच देता है ताकि वो टैक्स देने से बच जाए। तो प्रॉपर्टी के बिकने से पहले पहले इनकम टैक्स ऑफिसर उसकी इनकम पर से टैक्स काट लेता है और उससे कहता है कि टैक्स तुम्हें जमा करना पड़ेगा प्रॉपर्टी के बिकने से पहले पहले, वो भी करंट प्रीवियस ईयर पे। मतलब असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं होगा, करंट प्रीवियस ईयर पे ही उससे टैक्स ले लिया जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 176। व्हेन अ बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड इन एन असेसमेंट ईयर, इट इज द ड्यूटी ऑफ पर्सन डिसकंटिन्यूइंग it to inform the income tax officer within 15 days. In this regard, the income tax officer assesses the tax on the profit from the previous year till the date of closure of the business in the same assessment year. अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन मतलब होता है कोई अगर लॉयर है या कोई डॉक्टर है, अगर वो ये सब छोड़ना चाहता है, अगर वो बिजनेस बंद करना चाहता है, तो उसे इनकम टैक्स ऑफिसर को 15 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ता है ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर उसने जो भी प्रीवियस ईयर पे इनकम कमाई है उस पर टैक्स चार्ज कर ले। तो उसे इनकम टैक्स ऑफिसर को 15 दिन के अंदर अंदर ये सब बताना पड़ता है कि वो बिजनेस को बंद करने वाला है और इनकम टैक्स ऑफिसर उसकी इनकम पर से टैक्स काट लेता है और उसे प्रीवियस ईयर के खत्म होने से पहले पहले इस टैक्स को देना होता है। असेसमेंट ईयर का इंतजार यहाँ भी नहीं होता है।